बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं अल मीज़ान का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ। आज बेसिकली हम अल मीज़ान ने जो अभी रिसेंटली मीज़ान पाकिस्तान ETF लॉन्च किया है, उसके बारे में इन्वेस्टर्स को गाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ETF कैसे रन होता है। और इसमें लोगों के काफ़ी सवालात थे, काफ़ी क्वेरीज थी कि ये नई प्रोडक्ट है तो इसके बारे में हमें गाइड किया जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम उसके लिए हमने ये वेबिनार अरेंज किया है ख़ास तौर पर कि ये रिटेल कस्टमर्स, इंस्टीट्यूशंस और दूसरे जो लोग हैं या लोकल्स और बाहर के, ताकि उनके आसानी के लिए हम समझा सकें कि इसमें और एक म्यूचुअल फंड्स और एक शेयर्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इस सिलसिले में मैं आपको अल मीज़ान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि अल मीज़ान का इंट्रोडक्शन। और अल मीज़ान जैसा कि आप जानते हैं, इट्स द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल फ्लैश्ड इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वी आर मैनेजिंग फंड्स ओवर 160 बिलियन रुपीस। इसमें अल मीज़ान के पास कोई तकरीबन इसमें 30 के करीब फंड्स और डिफरेंट प्लान्स हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल थोड़ा आपको आगे ब्रीफ करेंगे। इस सिलसिले में आपको जो अभी सामने स्लाइड नजर आ रही होगी, इसमें हमारा विजन और मिशन है। विजन हमारा जो अल मीज़ान का है इज टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग अ फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि अल मीज़ान जो है वो फुल फ्लैश्ड इज द ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इसको ये ख़ास तौर पर वी आर प्राउड एंड फील खास प्राउड टू से दैट अल मीज़ान इज़ द ओनली एंड फुल फ्लेज्ड शरिया कंप्लाइंट कंपनी, और इसी प्लेटफॉर्म से हमने ETF लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अगर अल मीज़ान के बारे में ज़रा फीचर्स देख लें, इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि ख़ास तौर पर कंपनीज के बारे में देखा जाता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना लंबा है। इसमें अल मीज़ान इस स्लाइड पर आपको नजर आ रहा होगा, वी हैव प्रूवन एंड कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवर 25 ईयर्स। अल मीज़ान 1995 में स्टैब्लिश हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके 25 साल पूरे कर 26वें साल में दाखिल हो। अगर आप एसेट बेस देखेंगे, ये इन्वेस्टर बेस देखेंगे, तो तकरीबन हमारे जो इस वक्त कस्टमर्स हैं वो 130,000 कस्टमर्स से हमारे इस वक्त ऊपर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और मेजॉरिटी इसमें तकरीबन 70% रिटेल कंपोजिशन है। फिर इसमें देखा जाता है कि जी किसी कंपनी के बारे में मालूम करना हो तो उसकी रेटिंग कैसी है। जो इंडिपेंडेंट रेटिंग कंपनीज आपको रेटिंग असाइन करती हैं, इस सिलसिले में अल मीज़ान जो है उसको AM1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? दिस द हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग असाइन टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। इस सिलसिले में अल मीज़ान को ये फख्र है कि बेसिकली इज द फर्स्ट कंपनी जिसको AM1 ये रेटिंग असाइन की गई थी। और इसमें ये भी डिस्टिंक्शन है कि दोनों जो हमारी बेसिकली रेटिंग कंपनीज है, पाकिस्तान की टॉप रेटिंग कंपनीज, ये पैकरा और JCR, दोनों ने उनको AM1 हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग असाइन की। फिर मैंने आपको बताया लार्जेस्ट शरिया कंप्लाइंट फंड मैनेजर, तमाम कन्वेंशनल फंड्स हो, इस्लामिक हो, अल मीज़ान जो है वो इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर ये इसमें ये भी हमें एजाज है कि बेसिकली जो पेंशन फंड है जिसमें टैक्स क्रेडिट मिलता है उसमें, और इक्विटी फंड, उसमें भी अल मीज़ान की डिस्टिंक्शन है कि इस्लामिक उसमें और ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में दे हैव द लार्जेस्ट वॉलंटरीली पेंशन फंड, इक्विटी फंड इन पाकिस्तान। अगर आप इसमें देखेंगे अल मीज़ान, ये हमने ओवर द ईयर्स पिछले 20-25 सालों में, ये मैंने आपको बताया 30 के करीब फंड्स और प्लान्स लॉन्च किए। इसमें इक्विटी रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंड, फिक्स्ड इनकम इस्लामिक फंड्स, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, फिर इसके अलावा पेंशन फंड, उसके अलावा कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स,
फिर उसमें अभी कोई तकरीबन 5 साल पहले हमने कमोडिटी फंड, इसमें ऑयल की प्राइसेस जब नीचे गई थी, फिर इसके अलावा ये गोल्ड फंड हमने लॉन्च किया, ये भी फर्स्ट एंड ओनली शरिया कंप्लाइंट। ये तमाम फंड्स जो हैं ये शरिया कंप्लाइंट फंड्स थे। और अभी लेटली आपके सामने ये जो हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया है बेसिकली मीज़ान ETF, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को एजाज़ है कि उसमें और डिस्टिंक्शन है कि फर्स्ट इस्लामिक ETF एंड फर्स्ट एंड ओनली इस्लामिक ETF जो फंड है ये मीज़ान के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें, जैसा ये शरिया एडवाइजरी बोर्ड देखें, मीज़ान बैंक का जैसे आपको मालूम है इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके बेसिकली शरिया एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बेसिकली सुपरवाइज करते हैं, चेयरमैन है तकी उस्मानी साहब, और फिर डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी और शेख मोहम्मद इसाम। इस सिलसिले में जो अलमीज़ान के शरिया एडवाइज़र हैं उनकी गाइडेंस से तमाम शरिया गाइडलाइंस की ये जो है अप्रूवल होती है और वो हमारे शरिया एडवाइजर हैं। ये तो हुआ, अभी हमने अलमीज़ान के बारे में आपको तारुफ दिया कि अलमीज़ान और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताया। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि ETF के बारे में। ETF है क्या चीज़? लोगों को काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में नया कंसेप्ट है, बाहर तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी रिसेंटली इस साल ही लॉन्च हुए हैं और तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये इसमें क्या फ़र्क है, नाम से उनको शायद समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, कोई भी इन्वेस्टर हो जो सुन रहा हो उसमें, उसके लिए बता दूं कि इट्स अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इट इज़ सिमिलर टू ओपन एंड म्यूचुअल फंड। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है एज अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स। वो मैं आपको बात बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में क्या फर्क है और एक इंडिविजुअल शेयर्स में क्या फर्क है। और सिमिलर टू अ क्लोज एंड फंड। ये बेसिकली एक हाइब्रिड इसमें फीचर्स हैं, जिसमें ओपन एंड के भी फीचर्स हैं और क्लोज एंड के भी फीचर्स हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पर ये ट्रेड करता है। इन्वेस्टर्स जो है वो ETF के यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली दे कैन बाय और सेल। जैसे कि शेयर्स, आप कोई भी शेयर्स, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में 531 कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे आप उन कंपनीज में ट्रेड करें, ब्रोकर्स के पास अकाउंट खोलें, उसी तरह आप ETF के शेयर्स के लिए ब्रोकर्स के पास जाकर अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये फिर आपको हम इसके बेनिफिट बताएंगे कि आपको ये कैसे डाइवर्सिफिकेशन देती है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में हम ब्रीफ करेंगे। अच्छा, अब हम जरा ग्लोबली देखें कि डिफरेंट टाइप्स के, दुनिया में तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि नया है तो मैंने सबसे पहले इसमें हमने 6 फीचर्स रखे हैं, जिसमें ETF जो है वो बेसिकली इट्स ट्रैक अ मेजर इंडेक्स। फॉर एग्जांपल KSE 100 इंडेक्स आपको पता है कि हमारा एक रवायती इंडेक्स है जो कॉमनली फॉलो होता है। उसके बाद फिर उसके बाद हमारा KMI 30 है। KMI 30 स्टैंड्स फॉर KSE मीज़ान इंडेक्स। ये बेसिकली 2009 में हमने इसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ मीज़ान ने कोलैबोरेट किया था, और क्योंकि इससे पहले सिर्फ कन्वेंशनल बेंचमार्क अवेलेबल था तो इस्लामिक मार्केट के लिहाज से ग्रो कर रही थी, उसमें बहुत ज़रूरी था कि ऐसा बेंचमार्क हो जिसमें इस्लामिक जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना बेंचमार्क उसके साथ तयन कर सकें कि भाई कोई ऐसा बेंचमार्क हो जिसमें उनको रिटर्न का पता चले कि इस्लामिक जो है उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही है। और इसमें ये KMI को इस साल 10 साल से ऊपर हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए, और बहुत ही आप लोगों को ये जानकर, हमारे इन्वेस्टर्स को हैरत होगी कि इसमें लोगों को जहन में शायद ये मिसकंसेप्शन था कि इस्लामिक यूनिवर्स शायद बहुत कम है, थिन है कंपेयर टू कन्वेंशनल। लेकिन आप लोगों को मैं सरप्राइजिंगली ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो इस्लामिक इंडेक्स है, KSE मीज़ान इंडेक्स, इसने अगर आप 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स
KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट किया है। तो इसलिए ये पहले आपको मैं ये इस तासुर को जाहिर करना चाहता हूँ कि इस्लामिक शायद उसमें अपॉर्चुनिटीज कम है, मार्केट में लिक्विडिटी कम है, या उसके अंदर जो है वो रिटर्न्स में फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक इंडेक्स की मार्केट, इस्लामिक इक्विटी की मार्केट और उसमें लिक्विडिटी के लिहाज से कोई मसला नहीं है। और बल्कि अगर आप एक और चीज भी मैं इस हवाले से आपको आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले 5 साल और 10 साल की ग्रोथ देखेंगे तो इस्लामिक फंड्स की जो ग्रोथ हुई है वो तकरीबन 30% यानी 3 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू ये एनुअलाइज CAGR बेसिस पर कंपेयर टू कन्वेंशनल फंड्स जिनकी ग्रोथ जो है वो मेयरली डबल डिजिट भी नहीं है। तो इसलिए ये भी एक इसमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि इस्लामिक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मार्केट ग्रो कर रही है। और इसमें जो ग्रोथ का एलिमेंट मैंने आपसे शेयर किया कि 3 टाइम्स यानी 30% CAGR बेसिस पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर इस्लामिक फंड्स की ग्रोथ हो रही है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान जो है वो इट्स द पायनियर एंड इट्स द लीडर द इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें अब दूसरे जो इंडेक्स हैं ये इसकी मैंने एग्जांपल दी कि ये ट्रैक करता है मेजर इंडाइसिस को। तो हम ये पाकिस्तान के अंदर ETF जो है वो कुछ ये 4 ETFs लॉन्च हुए हैं जिसमें कुछ KSE 100 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं और मीज़ान जो है वो बेसिकली KMI 30 KSE मीज़ान इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। उसकी डिटेल हम अब सब्सिक्वेंटली आपके सामने शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरे कौन कौन से ETFs होते हैं? इसमें सेक्टर और इंडस्ट्री ETFs होते हैं जो बेसिकली पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एनर्जी हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई इंडस्ट्री हो, उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन होती है और फिर वो उस बेसिस पर आप उन ETFs को लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमोडिटी ETFs हैं, ये गोल्ड है, ऑयल के ऊपर है और किसी कमोडिटी के ऊपर आप लॉन्च करना चाहें तो लॉन्च कर सकते हैं। बॉन्ड ETF हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सुकूक्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इसके ऊपर भी ETFs जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। फिर इसके अलावा पर्टिकुलर स्टाइल बेस्ड हो सकते हैं ये इक्विटी में कि लार्ज कैप, कंट्रेरियन बेस्ड या स्मॉल कैप बेस्ड ETFs जो है उनका भी एक ट्रेंड है। ये जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये ट्रेंड हमें काफी नजर आता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी ETFs होते हैं जो बेसिकली डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज और उन कंट्रीज में जहां स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में वहां आपको फॉरेन करेंसी ETFs भी नजर आते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ETF में बेसिकली बहुत से लोगों का ये सवाल भी आता है और ये भी इसमें इब्हाम रहता है कि ये एक म्यूचुअल फंड, ETF और एक शेयर में क्या फ़र्क है। तो ETF का मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप 5 ये मैंने ब्रॉड पैरामीटर्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला ये ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह ETF जो है वो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया और फिर आपको बता रहा हूँ कि ETF जो है वो इट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यस, वो होता है और उसी प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है अगर उसके बारे में पूछेंगे इट्स नो। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना नहीं पड़ता, वो आप म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस या उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि इंट्राडे क्या आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं? यस, ETF में अलाउ है, आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट उसमें फ्लक्चुएट हुई, नीचे मार्केट किसी वक्त ज्यादा आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टाइमिंग्स नॉर्मली 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक होती है। इसमें किसी वक्त ऐसे फ्लक्चुएशन रहती है जो जब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो उस वक्त की इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको डिस्काउंट पर कोई चीज मिल रही हो या प्रीमियम पर कोई चीज सेल हो रही हो तो आप उसमें फायदा उठा सकते हैं और इंट्राडे में आप परचेज और सेल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के केस में डे एंड क्योंकि नेट एसेट वैल्यू डिटरमिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल होल्डिंग्स, ये बिल्कुल ये फीचर्स म्यूचुअल फंड्स में भी हैं और ETFs में भी है। यानी म्यूचुअल फंड्स में भी आपको 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो नजर आता है और ETFs में भी देखेंगे, अभी हम आपसे बास्केट शेयर करेंगे, इसमें कोई तकरीबन 10 से लेकर 15 कंपनीज नॉर्मली इसके अंदर होती हैं जो इंडेक्स का सबसेट होता है। तो दोनों केसेस में मल्टीपल होल्डिंग्स की जो है फीचर्स मौजूद हैं। एक्सपेंस रेशियो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है
वो रिलेटिवली ETFs के अंदर कम होती है, इसमें मैनेजमेंट फीस, और दूसरा जो एलिमेंट है, ब्रोकर के पास आप जाते हैं तो बेसिकली आप एक शेयर परचेज करते हैं जिसमें पर स्क्रिप्ट आप जो है वो ब्रोकरेज अमाउंट देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा होती है, और फिर इसके बाद अगर आपको एक बास्केट चाहिए तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट या एग्जीक्यूशन कॉस्ट या ट्रेडिंग कॉस्ट और इसके अलावा इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी बिड एंड आस्क स्प्रेड आप लेने जाएंगे, टाइम लगेगा और उसमें एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगी। यहाँ आपको फायदा ये है कि एक्सपेंस रेशो और एग्जीक्यूशन डिलीवरी काफ़ी फास्ट होगी, वन गो में आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इनकी जो रेशो है वो कंपेयर टू एक अगर आप शेयर परचेज करने जाते हैं या म्यूचुअल फंड के मुकाबले में भी रिलेटिवली थोड़ी सी लो होती है। मैनेजमेंट स्टाइल पांचवा जो हमारा फीचर है, इसमें हम देखेंगे तो बेसिकली ETF जो है वो इट्स पैसिव स्टाइल। क्यों? म्यूचुअल फंड में नॉर्मली फंड मैनेजर के पास ये टारगेट होता है कि वो बेसिकली एक बेंचमार्क को उसका टारगेट होता है कि वो बीट करे, आउट परफॉर्म करे बेंचमार्क को विद सब्सटेंशियल मार्जिन इन म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी बेस्ड फंड है। जबकि ETF में जो बास्केट है बेसिकली इसमें आउट परफॉर्म नहीं करना, इस बास्केट को ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम KMI की बास्केट के सबसेट ले रहे हैं, और ये आगे मैं आपको तफसील से भी बताऊंगा, तो उसमें होता ही है कि उन स्क्रिप्ट्स को लेकर वो कितने % ट्रैक कर रहा है, और उसमें क्या वो डिपेंड करता है व्यू ऑफ द मार्केट, और उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली ETF जो है वो पैसिव स्टाइल है, जबकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक्टिव स्टाइल है। अच्छा, अब आ जाए ये पर्टिकुलरली, ये तो हमने जर्नली थोड़ा सा ये ग्लोबल और ये वाले बेसिक उसमें डिफरेंसेस दिए कि ETFs और म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं। अब आप आ जाते हैं स्पेसिफिकली जो मीज़ान पाकिस्तान ETF अभी हमने जैसा जिक्र किया, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लॉन्च किया सक्सेसफुली। इज द ओनली फुल फ्लैश्ड इस्लामिक एंड वेरी फर्स्ट इस्लामिक ETF इन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया कि इसमें पोर्टफोलियो में एक कंपनी नहीं होती, इसमें मल्टीपल होल्डिंग्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है और तमाम शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल ट्रेड करता है जैसे दूसरे ETFs करते हैं। इसी तरह जो मीज़ान पाकिस्तान ETF है वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, और जिस तरह दूसरी कंपनीज के शेयर्स होते हैं कोई भी इन्वेस्टर उसको परचेज और सेल कर सकता है। अच्छा, फिर हम देखें इसकी कि ये प्राइस क्या थ्रू आउट द डे अवेलेबल है, और ये किस तरीके से डिटरमिन होती है। तो इसमें भी जैसे आम शेयर्स की सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स जो है मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है, इसी तरीके से जो ETF जो है उसकी प्राइस भी थ्रू आउट द डे ट्रेड होती है और इट्स डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्टिकुलरली जब मीज़ान का नाम आता है और आपके सामने 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो बहुत ही रेयर है इन पाकिस्तान कंपनीज में। तो इसलिए लिहाज से कि अलमीज़ान एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है और एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम है, तो इस लिहाज से वो उसकी क्रेडिबिलिटी और उस पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, और इस हवाले से लोगों को ये यकीन होता है कि भाई इनकी परफॉर्मेंस और इनकी क्रेडिबिलिटी उस लिहाज से इनके ऊपर जो है हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये पहले भी जिक्र किया, और फिर ये कि मीज़ान पाकिस्तान ETF जो है ये बेसिकली मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स की बास्केट को उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। जो इसकी अंडरलाइंग इंडेक्स की बास्केट है उसकी डिटेल हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब ने अप्रूव किए, और इसमें जो है ये बेसिकली इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ SCCP की टीम का, सीनियर मैनेजमेंट का और स्टॉक एक्सचेंज का,
اور ہمارے شریعہ ایڈوائزر کا کہ آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے اور الحمدللہ اس کو سکسیسفلی ہم نے لانچ کیا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اب آپ اس کی بیسیکلی ہم میتھڈالوجی پر آئیں گے کہ بھائی اس میں یہ سلیکشن آف اسٹاکس کیسے ہوتا ہے, اور یہ ایک شیئرز کے بجائے لانگ بیسیکلی انویسٹرز کے ذہن میں ہے کوئریز آتی ہیں کہ جی ایک کے بجائے یہ 15 کمپنیز کیسے لے لیتے ہیں, 10 کیسے لے لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں. تو اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہمارا دیکھ رہے ہوں گے کہ میتھڈالوجی ہے کیا. اس میں ہم نے یہ رکھا ہے, میزان کی ٹیم نے اس میں کافی ڈیلیبریشن کی ہماری ٹیم نے, اور اس میں 12 شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس جو بیسیکلی کے ایس سی کے ایم آئی کے ایس سی میزان انڈیکس کے 30 کمپنیز ہے اس میں سے سلیکٹ کیے گئے. اور اس میں ہم نے یہ چیز مد نظر رکھی کہ بیسیکلی سب سے پہلے اچھی کمپنیز ہو, مارکیٹ کیپٹلائزیشن جن کی ہائی ہو. دوسرا جو اس میں فیکٹر یا پیرامیٹر استعمال کیا وہ بیسیکلی ایوریج ٹریڈڈ ویلیو ہے, جو یعنی اس میں لیکوڈیٹی کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایوریج ٹریڈڈ ویلیو اس کی پاسٹ 1 ایئر, 12 منتھس, 6 منتھس اور 3 منتھس میں اس کی لیکوڈیٹی کیسی رہی ہے. تو ہم نے یہ دو فیکٹرز اس کے اندر پرٹیکولرلی زور دیے کہ ان کمپنیز کو سلیکٹ کیا جائے جن کی کیپٹلائزیشن ہائیسٹ ہے, اور دوسرا ٹریڈڈ لیکوڈیٹی کے لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہو, کیونکہ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کے علاوہ, کیپٹلائزیشن کے علاوہ آپ کی لیکوڈیٹی کے فیچرز بہت اچھے ہوں اور لوگوں کو پرابلم نہیں ہو کہ پرچیز کرنے جائیں تو ان کو یہ اسکرپٹ ای ٹی ایف اویلیبل نہ ہو یونٹ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہم نے اس میں یہ بھی رکھا فیکٹر کہ اس میں کنسنٹریشن ایک اسکرپٹ میں یا سیکٹر میں کنسنٹریشن یہ نہ ہو کہ جی بہت زیادہ ایکسپوجر ہو جائے, اور کہیں کیونکہ یہ اکنامک سائیکلز اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں, پاکستان میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتا ہے, تو کبھی کچھ سیکٹرز کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے, کبھی سیکلیکل ٹرینڈز آتے ہیں. تو یہ خاص طور پر مد نظر رکھا ہے میزان نے کہ اس میں ڈائیورسفیکیشن کا ایلیمنٹ ہو, اور اس میں ایک اسکرپٹ میں جو ہم نے کیپ رکھا ہے وہ 15% پر جا کر اس کو لمٹ کر دیا. یعنی اگر 100 روپے کی آپ ٹوٹل پورٹ فولیو ہے تو اس میں 15 روپے سے زیادہ کا کوئی اور اسکرپٹ نہیں ہوگا. دوسرا اسی طرح پھر فلور رکھا ہے کہ منیمم ویٹیج بھی اس کے اندر موجود رہے جو تقریباً 3.5% ہے. تو ود اے کیپ آف 15% اور فلور 3.5% ہم نے یہ رکھا کہ اس میں بیلنسنگ کی ہے. اور پلس اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک سیکٹر کا بھی ویٹ ہم نے ڈائیورسفیکیشن کے فیکٹر کو رکھا ہے جو تقریباً 25% ایک سیکٹر سے زیادہ ویٹ نہ ہو. تو کم از کم یعنی آپ اگر یہ سمجھیں کہ 25% ایک سیکٹر کو ویٹ دے رہے ہیں, کم از کم آپ کے ویل ڈائیورسفائڈ 4 سیکٹرز موجود ہوں گے. تو میں پھر اس کو وہ کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی ہم نے یہ شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس, کیپٹلائزیشن جو جن کمپنیز میں ٹریڈنگ اچھی ہوتی ہے, ایوریج ٹریڈڈ ویلیو جن کی اچھی ہے, جن کی لیکوڈیٹی موجود ہے, وہ تمام فیکٹرز, اور پلس کنسنٹریشن ایک سیکٹر یا اسکرپٹ میں نہ ہو, یہ تمام فیکٹرز کی بیسس پر ہم نے 12 یہ شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس, یہ ہماری جو کے ایس سی میزان 30 انڈیکس کی اس باسکٹ سے اس کو فائنلائز کیا ان کنسلٹیشن ود یہ اسٹاک ایکسچینج, اور اس کے بعد پھر شریعہ ایڈوائزر سے اس کی اپروول کی. اچھا پھر اس میں یہ جی پھر اس میں ہم نے یہ والا ایلیمنٹ رکھا کہ کیا یہ اسکرپٹس جو ہے تو بیسیکلی اس میں تمام فیکٹرز میں ہم نے یہ رکھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, شاید آواز میں تھوڑی سی کنفیوژن کچھ اس میں ہو گئی تھی, شاید نہیں ہو, تو میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ بیسیکلی ہم نے 12 شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس جو ہیں ان کا سلیکشن کیا, اور اس میں بیسیکلی کیپٹلائزیشن, اس میں لیکوڈیٹی کے فیکٹر کو کہ تاکہ کوئی پرابلم نہیں ہو اس میں لیکوڈیٹی میں, اور جو بیسیکلی اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ رکھا کہ سیکٹر کنسنٹریشن اور اسکرپٹ کنسنٹریشن نہ ہو. تو اس میں تمام فیکٹرز کو رکھتے ہوئے ان کنسلٹیشن ود اسٹاک ایکسچینج ہم نے اور شریعہ ایڈوائزر کے اپروول سے یہ اسکرپٹس فائنلائز کیے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ریکنسٹیٹیوشن, ایک امپورٹنٹ سوال یہ کہ کیا یہ اسکرپٹس
चेंज नहीं होंगे या इनकी वेटेजेस चेंज नहीं होंगी, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडेक्स जो है ये तकरीबन साल में 2 दफा होगा, एक जून में और एक दिसंबर में, जब पर्टिकुलर शरिया के लिहाज से अगर कोई शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट कोई आउट होता है तो इसकी जगह दूसरा स्क्रिप्ट आ जाएगा, जैसा KMI में होता है, तो उसकी कंपोजिशन के बाद फौरन वो भी साल में 2 दफा होती है। तो उसी हवाले से यहाँ भी इसका इंडेक्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। रीबैलेंसिंग का अगर आप देखेंगे, इसमें वेट्स में कोई एडजस्टमेंट करनी है, वो हमने ये रखा है कि कम से कम उसकी 6 महीने में आप एक दफा आप उसकी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप इसमें रीबैलेंसिंग अगर चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये जो 12 स्क्रिप्ट्स थे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि जी इसमें ये जो आपने 25% सेक्टर्स बताए, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिसमें हमने जो आइडेंटिफाई किए और जिनकी बेसिस पर ये कंसंट्रेशन और ना हो और लिक्विडिटी जो है वो उसमें लिक्विड रहे और इसके अलावा ये इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हमने ये 12 जो बेसिकली स्क्रिप्ट्स हैं, उनके लिए अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें क्योंकि ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, उसमें 25% पर गैप किया है। फिर इसके अलावा हमने सीमेंट रखा है। सीमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये कोविड के बाद जब इकोनॉमी रिवाइव की है और हुकूमत ने भी कंस्ट्रक्शन पैकेज रखा, तो सीमेंट हमें लग रहा है कि उसकी एक्टिविटी ग्रो करेगी। इसमें भी हमने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन रखी है और इसमें मेन स्क्रिप्ट लकी वगैरह को हमने टारगेट किया है। फिर इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर है, आपको पता है कि ये यूरिया की कंपनीज जो है, खासतौर पर एंग्रो वगैरह, इनकी परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो फर्टिलाइजर को भी हमने उसी हिसाब से वेटेज दी है। फिर इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, खासतौर पर ये PSO वगैरह, इनको हमने वेटेज दी है। और फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर फार्मा का रखा है, ये खास तौर पर हमने इसको चुनाव इसलिए किया कि बेसिकली इसमें रिसेंटली ये जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन, इसमें क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें दवाइयाँ इनकी सेल बढ़ी है और प्लस ये कोविड के उसमें डेवलपमेंट्स चल रही है, तो इसलिए हमने इस सेक्टर का भी इसमें एक रीजनेबल और साइजेबल वेट हमने इसके अंदर शामिल किया है। दूसरी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिकली ये इंडेक्स जो है इट अप्रोक्सीमेटली ट्रैक्स KMI 30 को अगर आप देखेंगे और वो चाहता है कि 30 कंपनीज में एक्सपोजर ले ले, तो वो 70% आप जो एक्सपोजर है वो थ्रू ये जो मीजान ETF की बास्केट है, इसके थ्रू वन गो में फौरन ले सकते हैं। ये पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पर ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी, खास तौर पर ये इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए जो और ये मीजान ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और इसके लिहाज से वो एक्सपोजर जो है वो इसमें ये KMI का एक्सपोजर इन वन गो वो आप हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको कंपनीज 12 ये जो आपके सेक्टर्स पहले डिफाइन किए थे, उसके बाद फिर लक्की, OGDC, एंग्रो, ये सब मतलब अच्छी कंपनीज है। और दूसरा लिक्विडिटी का फैक्टर है जो हमने डिफाइन किया है, इस उसमें मौजूद है। दीज आर लिक्विड स्क्रिप्ट्स जो ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा अगर आप पेयर्स के मुकाबले भी हमने कंपोजिशन अभी देखी थी कि बेसिकली इस हवाले से कि इसमें मीज़ान में और दूसरे उसमें थोड़ा सा क्या कोई डिफरेंस है। इसमें खासतौर पर मीज़ान ने एक कंसिडरेशन रखी है। आप अगर देखेंगे ये लेफ्ट साइड वाला जो बार हमारे ग्राफ बने हुए हैं और आपको ये पर्पल, ब्लू, लाइट ब्लू, ये डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं, तो मीज़ान के केस में थोड़ा सा ये है कि बेसिकली कंसंट्रेशन रिस्क कम है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी कंपेयर टू पेयर एवरेज। इसी तरह अगर आप इसमें ये मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें ये 12 स्क्रिप्ट्स और ये मीज़ान की जो बास्केट है, इसके अंदर काफ़ी रिसर्च हुई। इसमें हमने पास्ट परफॉर्मेंस को भी मद्देनज़र रखा कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की बेसिस पर अगर यही हम बेसिकली परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते तो इसमें क्या रिटर्न होता। तो उसकी बेसिस पर हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान की जो परफॉर्मेंस है वो अगर पास्ट सिमुलेशन देखा जाए या उसको ट्रैक किया जाए तो उसकी बेसिस पर उसने न सिर्फ KSE 100, KMI 30 और बल्कि एवरेज जो पेयर्स की है उसके मुकाबले में भी रिलेटिवली बेहतर रहा है। अच्छा, अब
एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये ज़ाहिरी बात है, हमने इसमें एक इन्वेस्टर के लिए कि जी आपने ये ETF बता दिया, ट्रेंड्स बता दिए, मीज़ान के बारे में बता दिया, मीज़ान ETF बता दिया, इनके स्क्रिप्ट बता दिए, बास्केट बता दी। अब ये बता दें कि ETF जो है ये बेसिकली ट्रेड जो है वो ये कहाँ से होगा और इसमें ये किस तरीके से अवेलेबल हो, कैसे अवेलेबल होगा। तो इसके लिए बहुत आसान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की आप नाम से खौफजदा ना हो। ETF वैसे तो बड़ा टेक्निकल नेम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप इसको एक शेयर की तरह ट्रीट करें। इसका बेसिकली जो कोड है उसके लिहाज से आप जाकर ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा ये ब्रोकरेज अकाउंट में आप जैसे ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाता है एक इन्वेस्टर, उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, और बहुत आसानी के साथ उसी तरीके से आप ये ETF किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट जाएंगे, खोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके जरिए आप ये मीज़ान ETF यूनिट्स जो है वो परचेज या सेल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, इनकी प्राइसेस जो है ये स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा। ये बेसिकली जो पोर्टल है वेबसाइट का स्टॉक एक्सचेंज की, इसमें बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वो वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑन द कैट्स टर्मिनल। दूसरी इसमें यह है कि आप ये देख लें कि अभी इसमें 10 रुपए 49 पैसे प्राइस आपको नजर आ रही है। तमाम फीचर्स जैसे एक शेयर्स के नजर आ रहे होते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें बिड ऑफर साइज और उसके दूसरे फीचर्स जो हैं वो आपको जिस तरह शेयर्स के नजर आते हैं वैसे ही नजर आ रहे हैं। दूसरी एक और चीज है आई नैव, इंडिकेटिव नैव जो है ये मीज़ान पाकिस्तान ETF में ये हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ अरेंजमेंट किया है इंस्टेंटेनियसली, यानी बहुत ही मिनिमम। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोड भी लेते हैं कि कोई देखता है वेबसाइट पर, तो वो टाइम लगता है आपको कि भाई वो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, और शायद हो सकता है बाजू का टाइम लैग के साथ इन्वेस्टर्स के पास पहुंचता है। यहाँ हमने ये चीज खास तौर पर इसमें एम्फेसाइज की है कि विद इन एवरी 15 सेकेंड्स वो कोड अपडेट हो, बिल्कुल रनिंग कोड की तरह। और इसके अलावा ये जो आपको आई नैव है, ये इंडिकेटिव नैव है, ये 12 स्क्रिप्ट्स की जो प्राइसेस है वो एक यूनिट की फॉर्म में आपको नजर आएगी, और ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, PSX की वेबसाइट पर, और इसके अलावा अल मीज़ान की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, ये अगर मैंने इस स्क्रीन को और वाज़ेह कर दूं, डाटा पोर्टल, इसमें मीज़ान पाकिस्तान ETF का कोड आपको, ये उनके बोथ साइड्स कोड, उसकी प्राइस, उसकी परसेंटेज स्क्रिप्ट्स, ये आपको इसी फॉर्म में जैसे वेबसाइट पर, इसी तरीके से आप कोई भी इन्वेस्टर जाकर उसको जो है रिव्यू कर सकता है, और अकॉर्डिंगली फिर उसमें जैसा मैंने ब्रोकर से अकाउंट खोलकर अपना इसमें ट्रेड कर सकता है। इसमें मैं फिर थोड़ी सी एक, ये बेसिकली समराइज पोजीशन है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पीछे बताया है कि मीज़ान का जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये ETF जो है वो हमने अक्टूबर 6, ये तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमने लॉन्च किया इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी फंड की कैटेगरी में, और इसका टिकर जो है MZNP-ETF। जैसे एक स्क्रिप्ट का होता है OGDC, लक्की, इन सब का इस तरह मीज़ान का ये जो टिकर है ये आप जरूर याद रखें, MZNP-ETF। ये ट्रैक करता है, हमने आपको सारी तफसील वही है जो हमने रिपीट की है पीछे। अब दोबारा मैं आपको उन लोगों के लिए जो थोड़ी और आसानी के लिए कि अगर कोई शख्स इसको ETF को कैसे परचेज करे, एक तो मैंने आपको ब्रोकर का बताया, किसी भी ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के पास आप जाकर अकाउंट खोल सकते हैं और इसके थ्रू ये ETF में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह दूसरा ये तरीका है कि अगर आप ये मीज़ान के ये जो हमने आपको नंबर दिया है 0800 हलाल 42525, इस पर आप डायल करेंगे तो अल मीज़ान का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा बेसिकली अकाउंट खोलने के लिए किसी ब्रोकर के साथ। तो उसमें ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। बाकी इसके अलावा जो तफसील है वो हमारी www.almizan ग्रुप पर आप जाएंगे तो आपको ये तमाम तफसीलात आपको वहाँ भी अवेलेबल होंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रेगुलेटर की तरफ से एक डिस्क्लेमर है
یہ بیسیکلی جو بھی انویسٹرس ہیں ہمارے, دے آر ایڈوائزڈ ٹو کیئرفلی ریڈ دا کنٹینٹس آف دا آفرنگ ڈاکومنٹس اور ادر کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں یہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اور ٹریڈنگ کے لیے یہ اس کو ریڈ کر لیں تو اس میں زیادہ بہتر. اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ سوالات اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سوالات آئے ہوئے ہیں, اس کے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس میں جو سوالات کیے ہیں ان کو 1 by 1 آنسر کرنے کی. اس میں بیسیکلی سب سے پہلا سوال تو دیکھ رہا ہوں کہ جی ETF جو ہے اٹس بیسیکلی از اٹ اے ٹائپ آف میوچل فنڈ. جی بالکل, اس ٹائپ آف میوچل فنڈ ہائیبرڈ میں نے بتایا. اس میں جو ہے اس کا میں نے ڈفرینس بھی واضح کر دیا کہ آپ اس میں چاہیں تو ڈے میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں, اور کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس میں بیان کی ہے. دوسرا پھر اس میں سوال جو آیا ہے وہ بیسیکلی یہ کہ لاٹ سائز جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوگا. اس میں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی لاٹ سائز ہم نے منیمم 500 یونٹس کا رکھا ہے, جو ایک تقریباً 5000 یا 5000 سے تھوڑی سی اوپر کے, تاکہ ایک اسمال انویسٹر جس کی سیونگز بہت کم ہیں وہ بھی اس کے تھرو ایک انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے خاص طور پر یہ انویسٹرز کے لحاظ سے ان کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ہم نے خاص طور پر اس کو سائز کو چھوٹا رکھا ہے. ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس میں جو اور میں سوالات دیکھ رہا ہوں, نیکسٹ کوشچن دیکھیں کہ بینچ مارک contains a large number of stocks, Mizan ETFs contains only 12 stocks. What additional shares are included in the set ETF? If yes, then one. میں نے آپ کو واضح کیا کہ جی ہم نے اس میں 12 اسکرپٹس رکھے ہیں کہ تاکہ لیکوڈیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس میں بیسیکلی جو آپ کا بڈ اینڈ آفر یہ جو ہے اس کے اندر سائز اسپریڈ کم ہو تاکہ لوگوں کو اس میں پرابلم نہیں ہو اور لیکوڈیٹی فیس نہیں ہو, اور وہ 70% تقریباً ٹریک کرتا ہے انڈیکس. تو یہ ہم نے تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ 12 اسکرپٹس کی سلیکشن کی ہے. پھر ایک سوال ہے کہ جی فیس کا, میں نے بتا دیا کہ فیس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریلیٹیولی مینجمنٹ فیس ہو اور ایکسپینسز ہو وہ کافی کم ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ادر. اگر آپ ڈائریکٹلی بائی کریں گے شیئرس مارکیٹ کے لحاظ سے تو ETF کی کاسٹ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے, اور ایون میوچل فنڈ کے مقابلے میں بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. پھر ہے کہ بیسیکلی یہ are the proceeds of ETFs, next question ہے, are the proceeds of ETFs are repatriable under نیا پاکستان RDA. یہ بالکل, کیونکہ ایکسچینج پر ٹریڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی ابہام ہونا ہی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج کو الاؤ کیا ہوا ہے, آپ اگر اس میں نیا پاکستان اس کے تھرو NRPs کے تھرو یہ فنڈس لے کر آ رہے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح دوسرے اسکرپٹس میں کرتے ہیں اور ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں, اس طرح یہاں بھی کوئی ریسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے. نیکسٹ کوشچن اگر دیکھیں تو اس میں لوگوں نے کیا ہے کہ جی کیا ETF یہ ڈیویڈنڈ پے کرے گا. یہ بالکل جی, جب ظاہری بات ہے ابھی تو شروع ہوا ہے, لیکن اس کے بعد جب ہم اس کی پرفارمنس یہ ہمارا ایئر اینڈ آئے گا تو انشاءاللہ اس میں, اور مارکیٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ٹریک اچھا ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بیسیکلی اس میں ہم انشاءاللہ ضرور پروفیٹیبلٹی ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہوگی, تو ہم اس میں اس وقت کے لحاظ سے ہم ڈیویڈنڈ کی کنسیڈریشن بھی ضرور اس میں رکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرا ایک اور کسٹمر نے سوال کیا ہے کہ اس میں ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیا ہے. تو ریٹرن کے حوالے سے دیکھیں گے تو بیسیکلی جو ریٹرن ہے وہ یہ انڈیکس کو ٹریک کرے گا, مارکیٹ کی ڈائنمکس کیسی ہے, اسٹاک مارکیٹ کا آؤٹ لک کیسا ہے, اکانومی کیسی ہے, اس کے حساب سے یہ پرفارمنس ہوگی. ہیجنگ آپ دیکھیں, بیسیکلی ایک اور کوشچن یہ کہ پاسبل ٹو ہیج دا رسک ان ETF. بیسیکلی ہیج آپ اس میں شارٹنگ کا ایلیمنٹ تو نہیں, لیکن کم از کم آپ اگر باسکٹ لینا چاہ رہے ہیں, ون گو میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اس باسکٹ کے ٹریک کر سکتے ہیں. وہ تو آپ ہیجنگ کا تو ویسے بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپوجر فار ایگزامپل ایکوٹی مارکیٹ سے نکلنا ہے تو آپ اس سے
फायदा ये है कि ईज ऑफ एंट्री एंड ईज ऑफ एग्जिट। हेजिंग इस फॉर्म में कि आप 12 स्क्रिप्ट सेल करने जाएंगे, इट विल टेक टाइम, जबकि यहाँ आपको यह है कि वन गो में आपने फॉरन डिसीजन लिया, कोई नेगेटिव न्यूज आई, आप फॉरन एग्जिट कर चले जाएंगे। तो बिल्कुल इट्स अ सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि उसमें एंट्री और एग्जिट आसान है, आप जब चाहें उससे एग्जिट ले लें। एनआरपीस का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, एक और क्वेश्चन था। दूसरा कि इसके अंदर टैक्स क्रेडिट का ईटीएफ का सवाल है कि ओपन एंड फंड्स की तरह ले सकते हैं। इसके बारे में जी अभी थोड़ा सा भाव है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप कहेंगे तो ईटीएफ के थ्रू आप टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। फिर और सवाल अगर देखेंगे कि कैन वी रिडीम ईटीएफ्स ऑन आईएनएस वैल्यू इंस्टेंटली? I've observed that in case of sell, there is no option available for investor to sell at INAV value. Similarly, in case of buying something, ETFs is not available at INAV value. देखिए ये डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पोजीशन पर, इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स, सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स कौन से रखें कि ताकि लिक्विडिटी के लिहाज से इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि थोड़ी मुख्तलिफ, उसमें पाकिस्तान में भी 4 ईटीएफ हुए हैं और मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पहला वो है, लेकिन हमने ख़ास तौर पर मीज़ान के प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि लिक्विडिटी शुड बी द प्राइम कंसिडरेशन बिसाइड्स के कंपनीज की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन हो। डिविडेंड के बारे में और प्रॉफिट इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन लोगों ने किया है कि भाई इकोनॉमी आउटलुक बताएं और इस पर क्या व्यू है कि अभी क्या ईटीएफ में एडवाइजेबल है इन्वेस्ट करना। इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है हमने देखा है कि कोविड के बाद से इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में थी, और अब अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया। आज भी 500 पॉइंट से ज्यादा KSE 100 इंडेक्स जो है वो ऊपर है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरऑल जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अगर अभी रिसेंटली ये कुछ इंडिकेटर्स को देखें जिसके अंदर बेसिकली करंट अकाउंट जो पहले हमारा पिछले 3-4 साल में वो डेफिसिट रहा था, वो कंटिन्यूसली 4 महीने से करंट अकाउंट प्लस आया है। ये काफ़ी खुश आइंदा बात है और हमें लग रहा है कि इस साल डेफिसिट काफ़ी कम हो जाएगा। एक तो इंडिकेटर ये पॉजिटिव है। दूसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो करेंसी जो तवातुर के साथ अगस्त तक आप देखेंगे डेप्रिशिएट कर रही थी, वो कोई तकरीबन 168 तक चला गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीने में उसमें काफ़ी एप्रिसिएशन आया और एनआरपीस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये हौसला अफजा चीज़ है कि डॉलर जो है रुपी वो तकरीबन ये 8 रुपए से ऊपर एप्रिशिएट किया है। तो इससे काफ़ी लोगों का हौसला बुलंद हुआ है और स्टॉक मार्केट का आउटलुक रिलेटिवली बेहतर नजर आ रहा है। तीसरी जो चीज़ है, हमने टैक्स कलेक्शन के नंबर्स देखे, इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे, उसमें अगर आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी है। जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है, पिछले दिनों कुछ महीनों में बढ़ा था वो बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन में थोड़ा सा माइल्ड बेहतरी नजर आए, तो ये भी मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर होगा। चौथी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, वो बेसिकली हमने देखा है भाई मार्केट 41,000 का लेवल कर गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आपके पॉजिटिव साइड्स पर रहते हैं, और ये एक्सपोर्ट में देखा हमने थोड़ा सा सर्ज हुआ है, इसमें बेहतरी नजर आई है ये पिछले महीनों के मुकाबले में। रेमिटेंस के नंबर्स देखेंगे वो बेहतर है। तो ओवरऑल अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूँ उस लिहाज से सूरत हाल काफ़ी पाकिस्तान में अब थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, करेंसी की स्टेबिलिटी रही है, तो हमारा ख्याल है कि आउटलुक जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, और हम एनकरेज करेंगे कि थोड़ा सा एक्सपोजर ग्रेजुअली आपको नजर आया, खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो जरूर इनके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। फीस का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो फीस है, मैनेजमेंट फीस का किसी ने सवाल किया, वो हमने 0.5% रखी है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, यहाँ 2% है। तो ये एलिमेंट है। एक्सपेंसेस का मैंने आपको लमसम बता दिया कि ओवरऑल एक्सपेंसेस जो ब्रोकर्स के मुकाबले में यहाँ काफ़ी सिग्निफिकेंट, आप 12 स्क्रिप्ट्स लेने जाएंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे, जबकि मीज़ान ETF में आपको 1 गो में लेते हैं, तो इसलिए आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसके अलावा जो है डिविडेंड, मैंने आपको बताया कि उसके बारे में 2-3 सवाल फिर दोबारा आए हुए हैं कि बेसिकली जो है
وہ آپ کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ایئر اینڈ پر جا کر ڈٹرمن ہوتا ہے. یہ ہمارا جون کا ایئر اینڈ ہے. اس وقت کے لحاظ سے ظاہری بات ہے اگر اسٹاک مارکیٹ پرفارم کرے گی اور کمپنیز میں فلو آئے گا انشاءاللہ تو ڈیویڈنڈ کو بھی بالکل کنسیڈر کیا جائے گا. مینجمنٹ المیزان کی کرے گی. مور اور لیس میں نے دیکھا ہے کہ کافی سوالات جو ہیں وہ دے ہیو بین آنسرڈ, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے یہ ویبینار کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور اپنے انویسٹرز کو اور جو سامعین ہیں اور جنہوں نے ویبینار جنہوں نے ملاحظہ کیا ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ میزان کے تھرو آپ اس میں ایکسپوجر لیں اور انشاءاللہ یہ مارکیٹ اگر یہاں سے پرفارم کرتی ہے اس کا بینیفٹ اٹھائیں. بہت بہت شکریہ.